नमस्कार, जोहार और भी हैं राहें में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में जानकारी लेकर के आते रहते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में जो मेहमान होते हैं वो उस पर्टिकुलर करियर फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और इसलिए हम आपको उस विषय का बिल्कुल विस्तारित जानकारी दे पाते हैं। हमारा आज का विषय है सिविल इंजीनियरिंग में करियर की संभावनाएं और हमारे आज के मेहमान हैं अमित कुमार यादव जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं CUG में सिविल डिपार्टमेंट में। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो सर, क्योंकि इंजीनियरिंग जो है वो एक साइंस का ब्रांच है, तो जिन बच्चों ने 11th-12th में साइंस ऑप्ट किया है, खास करके फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये ऑप्ट किया है, आगे चल कर के वही इंजीनियरिंग कर सकते हैं। 12वीं की परीक्षाएं होने के बाद ऐसे कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो बच्चे दे सकते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है कीर्ति जी। जैसा कि आपने कहा कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स बच्चे लोग परस्यू करने के बाद फिर इंजीनियरिंग में आते हैं जी। तो इंजीनियरिंग परस्यू करने के लिए आप में मैथमेटिक्स और फिज़िक्स और इवन केमिस्ट्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से आते हैं जी। तो 12th के बाद जैसे ही बच्चे पास आउट होते हैं उसके बाद बच्चे आपका JEE मेंस और JEE एडवांस्ड, ये दो JEE के आपके नेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं जिसको कि बच्चे एनरोल करके उसमें एग्ज़ाम देके अपनी एक रैंक प्राप्त कर सकते हैं। JEE मेंस आपका जनवरी में आपका कंडक्ट हो जाता है और आपका एडवांस जो एग्ज़ाम है वो आपका जून में होता है। तो इसमें रैंक प्राप्त करने के बाद JEE मेंस के थ्रू बच्चे NITs और IIITs और वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं एंड एडवांस में बच्चे जो अपीयर करते हैं, जो रैंक धारण करते हैं, उसके बाद वो वेरियस IITs जो कि प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं अपने भारत में, उनमें जाके एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद भी हमारे देश में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लगभग 50 से ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी लोग कंबाइंडली भाग लेते हैं CUET एग्ज़ाम के लिए, जिसमें बच्चा एनरोल होने के बाद सभी यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलिंग के थ्रू अपने अपने विषय में अब एडमिशन प्राप्त कर सकता है। इसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज़ अपने खुद के एंट्रेंस भी कंडक्ट कराते हैं, तो बच्चे डायरेक्टली उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके उनके एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद भी एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो 3 तरीके के एग्ज़ाम हो गए, एक तो JEE मेंस और एडवांस, इसके अलावा CUET और कई कॉलेजेस के अपने इंडिविजुअल भी एग्ज़ाम्स होते हैं। एग्ज़ाम्स की बात करने के बाद अगर हम कॉलेजेस की बात करें कि कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं पूरे भारतवर्ष में भी और ख़ास करके हमारे झारखंड राज्य में, सिविल इंजीनियरिंग को अगर हम खास करके दिमाग में रख के अगर बात करें अच्छे कॉलेजेस की, तो कौन कौन से हैं? जी, अगर हम सिविल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव में ये चीज़ देखते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि एडवांस्ड JEE एडवांस्ड के थ्रू आप वेरियस IITs में एडमिशन्स लेते हैं, तो जितने भी IITs हैं लगभग 23 IITs अपने कंट्री में है एंड लगभग 31 NITs नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हमारी कंट्री में हैं। उसके बाद 50 से ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अपनी कंट्री में हैं। तो ये सभी जो हैं इंस्टीट्यूट्स जो कि एक नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि महारत हासिल किए हुए हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स में। जी। तो अब अगर हम झारखंड राज्य की बात करते हैं और स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड राज्य में आपका ISM धनबाद है जो कि IIT का जिसको दर्जा प्राप्त है। उसके बाद NIT जमशेदपुर है जो टाटा नगर में है। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो अपने रांची में स्थित है। उसके बाद BIT मिश्रा है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो कि आपका रांची में है। BIT सिंदरी है जो धनबाद के पास है। इस तरह से अनेकों इंस्टीट्यूट हैं और बच्चा तो एनरोल करने के बाद ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी उसको मौका मिले, आपका रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, आपका आराम से जाके अपना अच्छे से अच्छी लैब्स हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपना स्टडी परस्यू कर सकता है। जी, अगर सर ये 2 एग्ज़ाम्स की बात करें CUET का और JEE का, तो इनका सर डेट कब कब आता है इनका फॉर्म, इसके अलावा एग्जामिनेशंस कब तक होते हैं और कब तक एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है? जी देखिए, जैसे 2023 की अगर हम बात करें, 2023 में जो एग्ज़ाम्स हुए थे तो जनवरी में JEE मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। मेंस में बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं उन्हीं को मौका मिलता है JEE एडवांस्ड में बैठने के लिए। एडवांस्ड का जो लिए कुछ समय सरकार उनको देती है। एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है जनरली जून में एग्ज़ाम होता है जी। और जो CUET का एग्ज़ाम है, CUET का एग्ज़ाम आपका मई में कंडक्ट होता है। तो लगभग इनसे 2 से 3 महीने पहले ही इनके एनरोलमेंट ऑनलाइन माध्यम से शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि बच्चे इनके वेबसाइट कंटिन्यूसली चेक करने के बाद जब भी इनका एनरोलमेंट ओपन होता है आप उसको अपना रजिस्टर कर सकते हैं और अपना डिटेल्स वगैरह उसमें ऑनलाइन ही फिलअप करने के बाद सारा चीज़ डिटेल फिलअप करके और उसका डेट, अनाउंसमेंट, एवरीथिंग विल बी कमेंस टू यू ऑन योर मोबाइल फ़ोन और ईमेल ID।
सर जेईई की अगर बात करें तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है हमारे भारतवर्ष में जो वन ऑफ द मोस्ट दिया जाने वाला एग्ज़ाम्स है, बहुत सारे बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं। तो अगर बात करें कि इसके प्रिपरेशन की, तो कितना समय लगता है इसके प्रिपरेशन में और बच्चों को कैसे इसको प्रिपेयर करना चाहिए इसके लिए? जी देखिए, हमारा जो करिकुलम है, जो एनसीईआरटी जो प्रिपेयर करता है, सीबीएसई जो बोर्ड है या आईसीएसई बोर्ड है, डिफरेंट जो बोर्ड्स हैं, वो करिकुलम 11th-12th का इस तरह से ही डिज़ाइन करते हैं कि आपका जो जेईई मेंस का जो सिलेबस है उसको सारा कुछ उसमें कवर अप हो। कुछ भी ऐसी चीज़ उसमें नहीं आती है जो कि आपके करिकुलम में नहीं थी। बट स्टिल जो कंपटीशन जो आजकल इतना ज़्यादा है कि मात्र 5 से 6% बच्चे ही उसको सीट प्राप्त कर पाते हैं और बाकी के बच्चे अदर करियर अपॉर्चुनिटीज़ को परस्यू करते हैं। तो इसलिए तैयारी का जो सिस्टम है थोड़ा सा हैफाज़ार्डस हो गया है, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव माहौल हो गया है। बच्चे कई बार इसमें जो है प्रेशराइज्ड भी फील करते हैं, जो कि प्रॉपर क्या गाइडेंस लें। डिफरेंट कोचिंग्स आजकल आप देख रहे होंगे, ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में डिफरेंट कोचिंग्स ओपन हो चुके हैं, जिसको कि बच्चे लोग जो है तय करते हैं कई माध्यम से कि हम कौन सा कोचिंग ज्वाइन करें, कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आपका करिकुलम है 11th-12th का, आप ध्यान से उस करिकुलम को अच्छे से समझ के बिना प्रेशर के उस करिकुलम को अच्छे से आप पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी ने जो आपको करिकुलम डिज़ाइन करके दिया है उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। स्पेशली जब आप इंजीनियरिंग में परस्यू करना चाहते हैं तो स्पेशली मैथमेटिक्स और फिज़िक्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना, और केमिस्ट्री। ये जो सब्जेक्ट पे आप अगर पकड़ अच्छे से बना लेंगे, आप आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर टर्म बाउंड कोई भी एग्ज़ाम हम लोग नहीं देते हैं। बट बच्चे प्रेशराइज्ड होके कि भाई बहुत टफ एग्ज़ाम है, ऐसा है वैसा है, इसके तहत जो है उनका परफॉर्मेंस लो होता है। तो बिना प्रेशर लिए अगर तैयारी ढंग से करें, रिगार्डलेस कि यही कोचिंग है या फिर घर पे हम नहीं कर सकते, खुद से नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेल्फ असेसमेंट उनको ज़रूरी है, डिसिप्लिन ज़रूरी है, एंड जो करिकुलम है उसको एक अच्छा सा उस पर पकड़ ज़रूरी है। इसके थ्रू घर बैठ के भी बच्चा आईआईटी क्रैक कर सकता है, या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या इवन फॉरेन में भी वो अपना पढ़ाई को परस्यू कर सकता है। जी, मतलब एनसीईआरटी इनफ है। अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिए, थॉरो पढ़ी है एनसीईआरटी, तो करना पॉसिबल है जेईई को क्रैक। ऑब्वियसली। अगर सर हम कट ऑफ की बात करें तो कितने रैंक तक बच्चे सिविल डिपार्टमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंजीनियरिंग में? जी देखिए, अगर आप जो आईआईटीज़ की अगर बात करें तो अराउंड 1900 सीट्स देयर आर इन सिविल इंजीनियरिंग, है ना। बच्चे जो उसमें बैठते हैं लगभग 2.5 लाख ही जेईई मेंस को क्वालिफाई कर पाते हैं। क्वालिफिकेशन का क्या है, जितने बच्चे बैठे उसमें हम परसेंटाइल उनका देखते हैं। परसेंटाइल बोले तो अगर जैसे जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसमें आपका एनरोल हुए, उसमें अगर 90 परसेंटाइल का कट ऑफ गया तो इसका मतलब है 90% स्टूडेंट से उस बच्चे का रैंक है, उस बच्चे का स्कोर उससे ऊपर है। तो जेईई मेंस में अनरिजर्व्ड के लिए 90 परसेंटाइल, जो लास्ट ईयर का मैं अगर आपका रिकॉर्ड बताऊं तो 90 परसेंटाइल अराउंड उसका कट ऑफ रहा था जी। एंड और ओबीसी के लिए इसका 73 अराउंड था, एंड एससी के लिए 51, एंड एसटी के लिए अराउंड इट इज़ 37. So depend on the category, depend on the economical weaker section or other backward caste. So these are the different percentile, passing percentile, qualifying marks. उसके बाद बच्चे फिर जो एडवांस्ड में जाते हैं, एडवांस्ड के बाद भी फिर वो आईआईटीज़ में लगभग 900,000 ही सीट रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जितने बच्चे हैं, जितने क्वालिफाई किए, सबको कहीं ना कहीं सीट मिलेगा ही। उसके बाद फिर दूसरे जो ऑप्शंस हैं बच्चों को उनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। जनरली प्रेशर का पॉइंट ही यही है कि बच्चा जो टारगेट करता है कि उसमें ठीक है, टारगेट तो उसमें करना ही चाहिए, बट इफ़ इट इज़ नॉट डन, अगर वो नहीं रहता है, उसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि वो सारा संसार उसी में समावाहित है। उसके अलावा भी जो चीज़ें हैं उनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। उसमें भी अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। जी सर, आप कह रहे थे कि सबसे तो नहीं हो पाता है, या ज़रूरी नहीं है कि इतना परसेंटाइल सबका आ ही जाए। जी। तो कई बार होता है बच्चों का अगर गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो फिर वो प्राइवेट की ओर मूव करते हैं। अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो इंडिया में कौन कौन से अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ सिविल इंजीनियरिंग की अच्छी पढ़ाई होती है? जी, इंडिया में देखिए, अभी अगर आप कोई भी मिनिस्ट्री का वेबसाइट आप ओपन करेंगे या फिर कोई भी नेशनल पोर्टल ओपन करेंगे, आप कहीं नहीं देखेंगे कि गवर्नमेंट अलोन या फिर गवर्नमेंट अकेले उस प्रोजेक्ट को या उस जो आपका जो मिशन है उसको फुलफ़िल कर रहा है। उसको प्राइवेट पार्टनरशिप उसको नीडेड है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप देखेंगे, पीपीपी मॉडल्स पे आजकल सारे प्रोजेक्ट्स आपके बन रहे हैं।
तो इसी तरीके से आपका कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि NIRF रैंकिंग में टॉप 100 टॉप 50s में अभी आ गई हैं। आप इस बार 2023 NIRF रैंकिंग NIRF के पोर्टल पे आप जाके चेक करिए, उसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, IITs NITs भी हैं, और उसमें कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जैसे VIT वेल्लोर है है ना, SRM यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, MIT है ना, और फिर आप रांची की बात करें BIT मिश्रा है, BIT सिंदरी है। ये सारे अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि अच्छी रैंक इन्होंने NIRF में दी है, जो कि गवर्नमेंट उनको देता है जी। तो बच्चे उनमें भी अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। और जब आप देखें अगर फ़ीस वाइज भी तो ऐसा बहुत ज़्यादा फ़र्क, अभी IIT का फ़ीस जो है वो 2 लाख रुपीज़ पर 1 to 2 लाख पर ईयर आपका पड़ेगा। और आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का भी देख सकते हैं, लगभग वैसा ही फीस रहता है ना, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कोई स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है या आपको कोई एक्सटर्नल या इंटरनल कोई स्कॉलरशिप मिल रहा है, उस पर आपका फीस डिपेंड करता है। अदरवाइज़ ओरिजिनल फ़ीस रहता है लगभग ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो फिर ये सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके थ्रू भी आप परस्यू कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग। और उसके बाद जैसे कि जो गवर्नमेंट, आप कहेंगे कि हमको गवर्नमेंट सर्विसेज चाहिए, है ना, मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं उनका एक सिनेरियो रहता है कि हमको गवर्नमेंट सेक्टर में घुसना, अच्छा पे स्केल चाहिए, हमको सिक्योरिटी चाहिए, है ना, अच्छे पर्क्स एंड बेनिफिट्स चाहिए। तो उसके लिए भी प्रोविज़न है। कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं बोलता कि आप सिर्फ सरकारी से पढ़ के आइए, केवल प्राइवेट से पढ़ के आइए। आपने एक स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल करना है। जैसे कि इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो गेट का एग्ज़ाम है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। सो आप उसको भरिए, उसमें आप अगर क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आते हैं, उसके बाद डिफरेंट PSUs हैं या डिफरेंट पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब्स हैं, प्राइवेट जॉब्स हैं, सभी लोग आपको हायर करेंगे उसके बाद। तो ऐसा बैरियर नहीं है कि आपको उसी में आना है, आप उसके लिए ट्राई करिए, आपने और भी ट्राई करना है और भी करिए। बट इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू, आप दूसरे करियर ऑप्शंस भी चूज़ करके उसमें भी अच्छा करियर आप बना सकते हैं, इक्विवेलेंट करियर आप बना सकते हैं। बिल्कुल। कई बच्चों का सर होता है कि उनको फ़ॉरेन जा कर के पढ़ना रहता है। तो अगर बात करें 12th के बाद किसी को अगर इंजीनियरिंग करनी है बाहर जा कर के लिए, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? और मान लीजिए अगर किसी ने BTech यहीं से कर लिया है पर आगे चल कर के जॉब बाहर करना है, तो उसके लिए भी क्या प्रावधान है? जी देखिए, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में पहले तो हम पढ़ाई की बात करते हैं तो कई सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं। जैसे कि मैं टॉप अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो MIT है, ऑक्सफोर्ड है, स्टैनफोर्ड है, जो UK US एंड सिंगापुर में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं सिर्फ इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, इसमें जैसे कई सारे और भी कोर्सेज़ रहते हैं, बट अभी मैं इंजीनियरिंग की बात करता हूँ। तो बच्चे उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या है कि आपको अगर फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है तो वहाँ का एक लैंग्वेज बैरियर आपके साथ रहता है। अपनी कंट्री में अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 जो आया है, उसके तहत ये लैंग्वेज जो बैरियर है उसको बहुत हद तक गवर्नमेंट ने उसको सेटल डाउन करने का कोशिश किया है। जैसे कि आपको रीजनल लैंग्वेज में भी आपको वो पढ़ाई हो सकती है। इसी तरीके से वो इसलिए कि जो लोकल लैंग्वेज जो बच्चा जान रहा है, जो बच्चा रीजनल लैंग्वेज जान रहा है, उसको उस लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ समझ आएगी, भले ही वो साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, इन एवरी ब्रांच। इसी तरीके से अगर आपको फॉरेन कंट्री में अगर वो परस्यू करना है तो आपको एक लैंग्वेज बैरियर रहेगा जी। तो उस लैंग्वेज के लिए आपको कुछ एग्ज़ाम्स हैं, जैसे टॉफल है, आइल्स है, PTE है, ये एग्ज़ाम्स आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। बेसिकली ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है, या फिर डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज विच इज़ करेंटली रनिंग इन दैट कंट्री। उस कंट्री में जो सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज के लिए जो एग्ज़ाम वो लोग प्रिस्क्राइब करेगा, वो यूनिवर्सिटी अपना अलग से बताएगा कि हमको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई चाहिए, प्लस आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए कि आप क्यों आना चाहते हैं, आपका कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके पास है अगर किसी प्रोफेसर का या फिर कोई अच्छी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी हो सकता है, आपका पासपोर्ट कॉपी, आपका 10th 12th का मार्क्स उसमें रिक्वायर्ड रहेगा, आपका कितना परसेंटेज है, एक्रीडेटेड कौन सा आपका बोर्ड है, कौन सा यूनिवर्सिटी है। ये सारी चीज़ें देने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं और मेरिट लिस्ट में शॉर्ट कप होने के बाद आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है उस यूनिवर्सिटी की जी। और अगर बात करें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की फ़ॉरेन में, कि अगर यहाँ से पढ़ लिया है BTech और फिर आगे चल करके जॉब बाहर करना है तो जी जॉब के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी जो सारे आपको क्राइटेरिया गिनाए थे कि आपको टॉफल का, आइल्स का आपका स्कोर हो गया, या आपका पासपोर्ट का कॉपी हुआ, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हुआ, है ना, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हुआ, ये सारी चीज़ों के साथ साथ कभी कभी वो वर्क एक्सपीरियंस भी मांग लेते हैं। तो जॉब के लिए क्या है कि कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं अपने कंट्री में, जैसे L&T है, गैमन है,
ये सारे टाटा प्रोजेक्ट्स हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। आप प्राइमरली इन कंपनीज़ में थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, अच्छे पर्क्स बेनिफिट्स ये कंपनीज़ भी आपको देते हैं। उसके साथ साथ यही कंपनीज़ भी हो सकता है कि आपको फॉरेन में जहाँ जहाँ इनके साइट कंस्ट्रक्शंस हैं वहाँ पे आपको भेजें, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट वर्क एक्सपीरियंस रहता है तो थोड़ी आसानी होती है, वहाँ पे वीज़ा या फिर परमिट मिलने के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। ये जॉब पर्सपेक्टिव से मैंने बताया आपको। सर ये तो हमने बात कर ली कि बीटेक की, अगर हम बात करें कि अपॉर्चुनिटीज़ की, बीटेक कंप्लीट होने के बाद में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, तो अगर हम उस पर चर्चा करें तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जी, मुझे लगता है कि शायद दिस इज़ द मेन क्वेश्चन विच द पब्लिक इज़ सीकिंग आउट, है ना। तो जॉब के लिए असल में हमारे कंट्री में बच्चा इंटरेस्ट तो चुनता ही है, स्ट्रीम चुनने से पहले इंटरेस्ट तो देखता ही है, बट सबसे मेजरली वो एक जॉब ऑप्शन सबसे पहले तलाशता है कि ये स्ट्रीम लेने के बाद हमको कैसा जॉब मिलेगा, कितना उसको पैकेज मिलेगा, किस किस सेक्टर में उसको जॉब है, आगे जाके वो जॉब रहेगा या जॉब अपॉर्चुनिटी, हम जब तक पास आउट होंगे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगे या नहीं होंगे, प्राइवेट मार्केट कैसा रहेगा या फिर गवर्नमेंट सेक्टर कैसा रहेगा। तो देखिए, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग या सिविल में इंजीनियरिंग करने के बाद देर आर लॉट मैनी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जो बच्चे इंस्पायर्ड हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ मैं कहूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की आती है। जैसे कि मैं बात करूँ कि आपने जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, आपने गेट क्वालिफाई किया, उसके बाद ही देर आर सो मैनी कंपनीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो आपको हायर करती हैं डायरेक्टली ऑन दैट स्कोर, ठीक है, और अच्छा पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपको देती हैं। उसके बाद अगर आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं तो उसी गेट स्कोर के बेसिस पे आपको जितने भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं कंट्री में, जैसे मैंने NIRF रैंकिंग में बताया, जो टॉप 50 टॉप 100 जो रैंक्स जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपको डायरेक्टली गेट स्कोर पे आपका एडमिशन मास्टर्स में लेते हैं। मास्टर्स में लेके उसके बाद उसको स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, और अगर आप PhD में जाते हैं फिर आपको स्टाइपेंड स्कॉलरशिप और ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें आप करियर अपना टीचिंग में, रिसर्च में बना सकते हैं, और बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। अदरवाइज़ आप ग्रेजुएट होने के बाद, गेट क्वालिफाई करने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है कंट्री के, जितनी भी महारत्ना और नवरत्ना कंपनीज़ हैं, PSUs बोलते हैं जिनको, वो आपको बहुत अच्छे पैकेज पे हायर करते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल में बता देता हूँ, जैसे IOCL है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, आपके पास HPCL है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। आप देखते हैं कि झारखंड में कोल माइंस हैं, सबसे ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन है यहाँ पे, तो कोल इंडिया लिमिटेड है। उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI है जी। उसके बाद आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, एंड नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है। देर आर सो मैनी PSUs जो आपको 10 लाख से शुरू करके 20-25 लाख तक के पर्क्स आपको देते हैं, साथ के साथ मेडिकल अलाउंस और आपका सारी छोटी मोटी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए वो अच्छा पर्क्स बेनिफिट और मेडिकल आपको का ख्याल रखते हुए सारी चीज़ें आपको देती हैं जी, जो विच इज़ इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक ग्रेजुएट के पास हैं। सिविल के भी नहीं, उसमें कई सारी और भी ब्रांचेस होती हैं, बट मैं कहूँगा कि सिविल की कंटिन्यूस और सबसे ज़्यादा इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ इसमें है। अगर सर इंटर्नशिप की बात करें तो इंटर्नशिप का कितना बेनिफिट होता है प्लेसमेंट के टाइम पे? अगर बच्चों ने पूरे ग्रेजुएशन के दौरान इंटर्नशिप किया हुआ हो तो कितना उसका बेनिफिट होता है? साथ ही साथ अगर झारखंड में कुछ अच्छी जगहें बात करें जहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे इंटर्नशिप कर सकते हैं तो उसके बारे में बताइए। जी, इंटर्नशिप तो देखिए, इंटर्नशिप तो एक तरह से प्रैक्टिस है, जो बच्चा जिसने सीखा है उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर आजकल इंस्टीट्यूट्स में भी हम लोग करवाते हैं, बट स्टिल जो सब्जेक्टिव नॉलेज है, जो बुकिश नॉलेज है, उसके अलावा प्रैक्टिकल उसको एक एक्सपोजर मिले, जो खुद से वो चीज़ें प्रैक्टिकली लर्न करे, क्या क्या उसमें बीच में ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो उसको फिगर आउट करे और उसको जल्दी से जल्दी उसको सॉल्यूशन निकाले। तो ये सब चीज़ें इंटर्नशिप में बच्चा जाके सीखता है जी। तो जितनी भी मैंने आप लोगों को कंपनीज़ बताई, जैसे आपका पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, उसके बाद आपका NHAI है, इसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों के कॉम्बिनेशन से, पार्टनरशिप से चलते हैं। तो आप इसमें से किसी को भी अप्रोच करके, इंटर्नशिप की सभी को ज़रूरत रहती है, कोई भी कंपनी हो उसको इंटर्न्स चाहिए, उसको अपने एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो बच्चे वहाँ पे अप्रोच करके दे डायरेक्टली गो एंड
डू द वर्क। अदरवाइज जिस इंस्टीट्यूट में आप अपना डिग्री परस्यू कर रहे हैं या फिर जो बीटेक आपने किया सिविल इंजीनियरिंग से, तो वो इंस्टीट्यूट भी ख्याल रखता है कि आपको एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम आपसे करवाए। मिनिमम 45 डेज़ का इंटर्नशिप तो उसमें करिकुलम में इंक्लूडेड है। जितने भी आपके इंस्टीट्यूट्स हैं वो उसको ख्याल रखते हैं इस चीज़ का, और वही आपको रिकमेंड करेंगे कि आप अगर खुद से नहीं जा रहे तो वो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इस जगह पे जा सकते हैं। अपना CV अपना रिज्यूमे दे के वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। एंड कुछ में आपको एक रिम्यूनरेशन मिलता है, किसी में नहीं भी मिलता है, बट सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। तो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों में ही सेक्टर में आप लोग इंटर्नशिप इसमें बीटेक सिविल इंजीनियरिंग करके आप कर सकते हैं इसमें। बीटेक के बाद अगर मास्टर्स की बात की जाए कि अगर मास्टर्स कर लेते हैं तो उससे क्या क्या और अदर अपॉर्चुनिटीज़ और अदर राहें खुल जाती हैं? जी, मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आपको मास्टर्स परस्यू भी करना चाहिए, क्योंकि जैसे सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो एक ओवरऑल इट्स अ मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग। आप अपने आसपास जहां भी देखते हैं सारी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, जो भी रोड नेटवर्क डेवलप है, जो भी ब्रिजेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, सभी चीज़ में सिविल इंजीनियरिंग का इन्वॉल्वमेंट है ना। तो ये इतना बड़ा सेक्टर है कि इसमें किसी एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर लेना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। जैसे कि मैं बात करूं सिविल में मास्टर्स के कौन कौन से प्रोग्राम रहते हैं। रोड का नेटवर्क है अगर जो डेवलप कर रहा है, स्पेशली अगर उसको इसमें महारत हासिल करनी है या इसमें स्पेशलाइजेशन करनी है, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को चूज़ करेगा वो मास्टर्स के लिए जी। या वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, आपके जो पानी का जो एक जगह से दूसरी जगह नदी नाले हैं या कैसे उसको ड्रेनेज का सिस्टम आपने डेवलप करना है, वो वाटर सोर्स इंजीनियरिंग में आता है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, जितनी हाई राइज बिल्डिंग आप देखते हैं कि 20 माले की बिल्डिंग है, या फिर आपने देखा कि दुबई में बुर्ज खलीफा 830 मीटर का जो खड़ा और स्टेबल जो बिल्डिंग इन्होंने बनाया है, तो इसके लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है कि कैसे वो बिल्डिंग, अगर अभी आपने देखा कि दिल्ली में कल अर्थक्वेक भी रहा जी। तो जो बिल्डिंग आजकल जो हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं वो इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो, कि जो कि एक लिमिटेड अर्थक्वेक का जो वाइब्रेशंस हैं उसको वो रिटेन कर सकता है, उसमें डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय वो नहीं होगा। ठीक है। उसके अलावा फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी बिल्डिंग है, रोड है, हम लोग धरती के ऊपर बनाते हैं, तो सबसे मेजर कंपोनेंट है सॉइल या फिर जो जियोलॉजी है वहाँ का, तो उसको स्टडी भी करना सिविल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। इस तरह से वेरियस इसमें डोमेन्स हैं, वेरियस स्पेशलाइजेशन हैं जो कि सिविल के बाद बच्चा ऑप्ट कर सकता है। सर, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो इसको लेकर के बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में। तो इसमें एक है कि मल्टीपल एग्जिट गेटवे है, तो अगर आप उसको अगर संक्षिप्त में समझाना चाहें तो वो कैसे करेंगे? जी, ये बहुत ही अहम सवाल है और मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि NEP का कैसे इम्प्लीमेंटेशन इसमें हुआ है। अभी भारत सरकार काफ़ी ज़ोर इस चीज़ पे दे रही है कि आप NEP का इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी करिए, और झारखंड राज्य में सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, जिसने NEP को पूरी तरह से लागू सभी कोर्सेज़ में लगभग कर ही दिया है। अच्छा। जैसे हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो अभी हमने करिकुलम डेवलप कर लिया है जो कि NEP के पे बेस्ड है। बहुत जल्द ही वो उसमें सभी लोगों को उस चीज़ की जानकारी हो जाएगी। उसमें मूलतः उसमें जो कुछ चीज़ें जो हैं वो ध्यान देने वाली ये हैं कि उसमें पहली चीज़ तो रीजनल लैंग्वेज पे बहुत ध्यान दिया गया है। अच्छा। कि बच्चा केवल अंग्रेजी पे केवल कंस्ट्रेंट ना रहे या केवल हिंदी पे, उसका जो भी नेटिव लैंग्वेज है हम अब ट्राई करेंगे कि उस लैंग्वेज में उस चीज़ को वो पढ़ाई जाए और उसी लैंग्वेज में वो एग्ज़ाम भी दे। दूसरी चीज़ है मल्टीपल एग्जिट गेटवेज़ हैं, उसमें मल्टीपल एंट्री गेटवेज़ हैं। जैसे 1 साल के बाद बच्चा किसी कारणवश अगर वो उस कोर्स को नहीं कर पा रहा है या फिर उस कोर्स को वो ड्रॉप करने वाला है या उसकी मजबूरी है, तो एक स्किल बेस्ड कोर्स करने के बाद उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा इंस्टीट्यूट के थ्रू, जो कि ये दर्शाएगा कि इस बच्चे ने 1 साल इस डोमेन में कंप्लीट किया है और वो वहाँ से जा सकता है। फिर नेक्स्ट वो जब भी उस चीज़ को ज्वाइन करेगा वो 2nd ईयर से ज्वाइन कर सकता है, उसके पास सर्टिफिकेट रहेगा। इसी तरह से 2nd ईयर के बाद भी जो बच्चा एग्जिट लेना चाहता है, एक मिनिमम उसका एक कंडीशन है कि आपको ये 2 कोर्स एक्स्ट्रा सिविल इंजीनियरिंग के पढ़ने हैं, उसके बाद आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। इसी तरह से 3rd ईयर के बाद BVOC का डिग्री दिया जाएगा। इसी तरह से 4th ईयर के बाद BTech का आपको डिग्री उसके पास मिलेगा। अभी हम लोगों ने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी शुरू किया है जिसमें कि 5 साल के अंदर BTech और M.Tech वो M.Tech अपनी कंप्लीट करके 5 साल के बाद निकल सकता है बच्चा इसमें। तो कई सारी इसमें प्रावधान हैं बच्चे के पास
जो कि वो ऑप्ट कर सकता है अपने सिचुएशन और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। आज जो हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं और उनमें से कई ऐसे बच्चे होंगे जो अपनी ज़िंदगी में आज करियर का शायद एडवाइस ले रहे हो, तो उनको अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें तो वो क्या होगा? जी देखिए, मैं एडवाइस यही दूंगा कि आप सबसे पहले तो अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखिए, और उसमें अगर आपको समस्या कुछ नज़र आती है या आपका इंटरेस्ट कुछ नज़र आता है तो उस चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश करिए कि हमारा असल में इंटरेस्ट क्या है। जनरली मैंने जितना देखा है कि बच्चे फैकल्टीज़ के पास, टीचर्स के पास, अपने बड़े भाइयों के पास या जो भी उनके मेंटर्स हैं उनके पास जाते हैं और वो सीधे ब्रांच पूछते हैं कि हम कौन सा ब्रांच इसमें ले लें। सिविल, जैसे मैंने आपको बताया कि आप आसपास नज़र डालेंगे तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने डेवलप किया है वो सारा सिविल के अंतर्गत आता है। तो आप पहली चीज़ तो ये फिगर आउट करिए कि आप उसमें अच्छा तभी कर सकते हैं जब आपका एक पर्सनल इंटरेस्ट उस ब्रांच में होगा। तो इंटरेस्ट अगर आपको फिगर आउट होता है, उसके बाद इतने सारे मैंने आपको ऑप्शंस बताए, और आप इवन उसमें पीएचडी में भी आगे जा सकते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट भी एक अच्छा स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करा सकता है जी। और आप इंजीनियरिंग सर्विसेज, कई बच्चे जो यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं कि हम आर्ट्स लेंगे, हम हिस्ट्री लेंगे, हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, आप आजकल देखते होंगे कि इंजीनियरिंग के बाद भी बच्चे उसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए क्वालिफाई भी करते हैं और पोस्ट भी गेन करते हैं जी। तो उसमें भी कई सारे सेक्टर्स हैं, जैसे आपका CPWD है, आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो आप देखते हैं कि जोजिला टनल है श्रीनगर से ले, और आपका अटल टनल है आपका हिमाचल प्रदेश में, है ना। इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो आपका मार्वल्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हमने सिविल इंजीनियरिंग को लेकर के हर तरीके की अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, इसके अलावा मास्टर्स से लेकर के एंट्रेंस एग्ज़ाम, हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हमने बात की। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग सब्जेक्ट्स और कोर्सेज़ के बारे में जानकारी लेकर के आते रहते हैं। हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल DD झारखंड पे जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा आप दूरदर्शन के किसी भी और कार्यक्रम को वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, और अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे सारे एपिसोड के नोटिफिकेशन भी आपको आते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी आपको और भी है राहें की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार।